नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख लगभग तय। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिल सब कुछ किया साफ। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तेजस्वी ने राबड़ी आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ की बैठक। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला, दुखद ऐतिहासिक घटनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है इस्तेमाल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल का केंद्र सरकार से सवाल, आज़ादी के 75 साल में कई देश आगे निकल गए, भारत क्यों है पिछड़ा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भर्ती घोटाले ने खोली भाजपा की पोल, कांग्रेस का सरकार पर जमकर प्रहार, कापड़ी गोदियाल जोशी की सीबीआई जांच की उठाई मांग। हर खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख लगभग तय। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर सब कुछ किया साफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 8वें मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होने की उम्मीद है और इस दिशा में महागठबंधन के दो सबसे बड़े दलों जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच बातचीत लगभग पूरी हो गई है। दिल्ली से लौटते ही उप मुख्यमंत्री ने शनिवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इससे पहले तेजस्वी यादव ने आरजेडी के मंत्रियों की सूची अपने पिता और पार्टी अध्यक्ष लालू यादव के साथ दिल्ली में बैठकर तय कर ली। तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी सहित महागठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेताओं से दिल्ली में ही मुलाकात की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तेजस्वी ने राबड़ी आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ की बैठक। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार 16 अगस्त को होना है और इससे पहले 15 अगस्त को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पटना आ सकते हैं। ये उनकी सेहत पर निर्भर करेगा कि वो पटना कब आते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर महागठबंधन के बीच ज़्यादातर चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले महागठबंधन की पार्टियां अपने अपने स्तर पर मंथन कर रही हैं और पार्टियों में ज़्यादातर मंत्री पद को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है और जहां भी थोड़ा बहुत पेच है उसे दूर करने की कवायद चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला, दुखद ऐतिहासिक घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाजन की त्रासदी का इस्तेमाल नफरत और पूर्वाग्रह की भावना को भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल का केंद्र सरकार से सवाल, आज़ादी के 75 साल में कई देश आगे निकल गए, भारत क्यों है पिछड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बड़ा सवाल पूछा है कि भारत में लोग दुनिया में सबसे मेहनती लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत से कई देश आगे निकल गए, भारत आज़ादी के 75 साल बाद भी पीछे क्यों है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिंगापुर, जापान, जर्मनी भी आगे निकल गया, हमारा भारत पीछे क्यों रह गया, ये सवाल केजरीवाल ने पूछा है। 75 साल की आज़ादी के इस मौके पर एक प्रश्न मन में उठता है, हमने 75 साल में काफ़ी प्रगति की लेकिन कई देश भारत से आगे निकल गए। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आज़ाद हुआ, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया था, जर्मनी भी तहस नहस हो गया था लेकिन सब हमसे आगे निकल गए। भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट और मेहनती हैं, फिर भी हम पीछे क्यों रह गए। भगवान ने हमें देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। आज 130 करोड़ लोग मिलकर प्रण लें कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे तो ज़रूर बड़ा बदलाव हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भर्ती घोटाले ने खोली भाजपा की पोल, कांग्रेस का सरकार पर जमकर प्रहार, कापड़ी गोदियाल जोशी की सीबीआई जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में भाजपा नेता हाकम सिंह की गिरफ्तारी ने कांग्रेस को सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी ने कहा कि भाजपा नेता की गिरफ्तारी ने संकेत दे दिए हैं कि इस नौकरियों में भर्ती के घोटाले में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाथरस पीड़िता के भाई का जिक्र कर राहुल गांधी ने योगी सरकार पर किया वार, बोले ढोंग है बेटी बचाओ की बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस पीड़िता के भाई का जिक्र कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि योगी सरकार की बेटी बचाओ की बात ढोंग है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाथरस पीड़िता का भाई परिवार का सदस्य नहीं है,
इसलिए हम नौकरी और घर नहीं देंगे। 2 साल बाद भी पीड़िता के परिवार के साथ प्रताड़ना का सिलसिला जारी है। बेटी बचाओ की बात सिर्फ एक ढोंग थी। असल में भाजपा बेटियों के साथ अन्याय करने में कभी पीछे नहीं हटती। बता दें कि दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बरेली में स्वतंत्रता दिवस से पहले बस स्टेशन, ट्रेन और प्रमुख स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा, संदिग्धों पर है नजर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में 15 अगस्त से पहले अलर्ट हो गया है। रेलवे स्टेशन, ट्रेन, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ चेकिंग कर रही है और इसके साथ ही संदिग्धों की तलाश की जा रही है। उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन, बरेली कैंट स्टेशन, सीबीगंज स्टेशन, रामगंगा स्टेशन, एनईआर के बरेली सिटी और कई सारे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान रविवार सुबह से ही शुरू कर दिया गया है। स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही गुजरने वाली ट्रेनों में चेकिंग की गई। रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म और माल गोदाम पर भी निगाह रखी जा रही है। स्टेशन पर गश्ती बढ़ा दी गई है और जीआरपी और आरपीएफ के जवान स्टेशन आने और जाने वाले यात्रियों को जांच पड़ताल के बाद ही आगे जाने दे रहे हैं और इसके साथ ही जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अनुव्रत के पक्ष में खड़ी हुई ममता बनर्जी बीजेपी पर बोला हमला, कहा 2024 में नहीं आएंगे मोदी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुव्रत मंडल के पक्ष में वो खड़ी हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बेहला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुव्रत मंडल को क्यों गिरफ्तार किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाई अलर्ट मोड में राजधानी दिल्ली, हमले की फिराक में आतंकी, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जी हाँ दोस्तों, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे, साथ ही देश को संबोधित करेंगे। दिल्ली पुलिस संभावित आतंकी मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों पर नजर रखे हुए है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में अभेद्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के सभी 8 सीमाओं के साथ साथ शहर के व्यस्त बाजारों में सुरक्षा और सतर्कता कड़ी कर दी गई है। लाल किले के पास सुरक्षा के कई स्तरों को बढ़ा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस कर्मियों ने ड्रोन हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात कर दी है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है और पुलिस ने कहा कि पुलिस कर्मियों को आसमान में उड़ने वाली संदिग्ध वस्तुओं से निपटने के तरीके भी सिखाए गए हैं। दोस्तों, दरअसल पंजाब समेत कई राज्यों से पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के आधार पर पाकिस्तान की सीमा से कई ड्रोन देश के कई हिस्सों में पहुंचाए गए हैं। इसका खुलासा हुआ है और एक अन्य अलर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और AK-47 समेत घातक हथियार भारत भेजे गए। और पुलिस ने आगे खुफिया बलों के हवाले से कहा कि आतंकवादी स्वतंत्रता दिवस पर कई हमलों को भी अंजाम दे सकते हैं। हमले में एक अकेला व्यक्ति धारदार हथियार या किसी बड़े गाड़ी से भीड़ पर हमला कर सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद 15 अगस्त को पटना आ रहे हैं और वो मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी से 3 मंत्री होंगे और अभी 2 को शपथ दिलाई जाएगी और अगले विस्तार में 1 मंत्री को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आए सियासी भूचाल के बाद लालू यादव पहली बार बिहार की धरती पर कदम रखेंगे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है आरजेडी के और जेडीयू के। जिस प्रकार से आपको बता दें कि पहले भी महागठबंधन की सरकार ये दोनों पार्टियां चला चुकी हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिक पाई थी, लेकिन अब वापस वही सरकार बन रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात, कई सारी खबरें आपके लिए लेके आएगा जो पल पल में हम आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नौकरी पर लड़ाई। तेजस्वी यादव ने बीजेपी से पूछा देश में 2 करोड़ रोजगार और बिहार में 19 लाख नौकरियों का क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार बन गई है। दोनों नेता सरकार के एजेंडे पर भी चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच सत्ता से विपक्ष में आ चुकी बीजेपी तेजस्वी यादव के पुराने वादों को याद दिलाकर सरकार को घेरने में जुटी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी सभाओं में सरकार बन जाने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। बीजेपी के नेता उनसे उस वादे का हिसाब मांग रहे हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये भी उन्होंने पूछा कि बिहार में 19 लाख जॉब का क्या हुआ और भाजपा के लोग लगभग 2 साल तक सत्ता में रहे तो 19 लाख में से कितना रोजगार दिया। तेजस्वी यादव ने तंज कसा कि भाजपा वाले वादा पूरा नहीं करेंगे, ये काम हम लोग ही करेंगे। शनिवार को दिल्ली से पटना लौटे और एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाकाल दर्शन कर राहुल गांधी करेंगे चुनाव का शंखनाद, मेगा शो की तरह प्लान कर रही है कांग्रेस। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है और इस यात्रा की मेगा शो की तरह प्लानिंग की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा शनिवार को दिए गए निर्देशों के हिसाब से अब तक की जो तैयारी है उसके अनुसार राहुल उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और यहीं से कांग्रेस विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हो रहा यात्रा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के जलगांव जमोद से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और यहां 16 दिन में यात्रा का पहला पड़ाव बुरहानपुर जिले के बोदारली में होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तिरंगे को आगे रख अतीत के काले पन्नों को छुपा रही बीजेपी, अखिलेश यादव ने लगाया यह बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बीजेपी और उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के स्वार्थ और जनता के दबाव में राष्ट्रध्वज को आगे रखकर बीजेपी आरएसएस अपने अतीत के काले पन्नों को छुपाने का प्रयास करने में जुटे हैं। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तिरंगे को वो क्या सम्मान देंगे जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों के हमसफर थे और जिनके नागपुर मुख्यालय पर 52 वर्षों तक राष्ट्रध्वज की जगह भगवा ध्वज ही लहराता रहा। सपा मुख्यालय से शनिवार को जारी एक बयान में यादव ने सवाल उठाया कि बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के बाद भी राष्ट्रध्वज और संविधान को स्वीकार नहीं करना क्या कहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी मानसिकता का असर है कि बीजेपी आज़ादी का अमृत महोत्सव की पवित्रता को भी नष्ट करने पर तुली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ललन सिंह ने सुशील मोदी को दिया करारा जवाब, कहा उनके ग्रह नक्षत्र तो खुद ही हैं खराब। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सरकार बदलने के बाद से ही लगातार बीजेपी जेडीयू सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। बयानबाजी का एक भी मौका बीजेपी नहीं छोड़ती है और जहां एक और बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने में लगी है तो वहीं जेडीयू भी चुप नहीं बैठी है। दोनों पार्टियों की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है। ऐसे में अब जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि आपका बयान देखकर घोर आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र खुद खराब हो, नीतीश जी से अच्छे रिश्ते के कारण खुद हाशिए पर ला दिए गए हों, वैसे नेता के यहाँ नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए कौन जाए? यह अपने आप में हास्यास्पद और सरासर झूठ है। नीतीश जी कभी न राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार थे, न ही उपराष्ट्रपति पद के। यदि ऐसा ही बयान देने से बीजेपी नेतृत्व को खुश करके आप पुनर्वासित हो जाते हैं तो हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हो जाइए। बता दें कि सांसद सुशील मोदी ने खुलासा करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। वो खुद तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपने करीबी लोगों के जरिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाते थे। इसको लेकर जेडीयू के बड़े नेताओं ने बीजेपी के मंत्रियों से कई बार बात की थी, लेकिन जब बीजेपी के पास खुद बहुमत था तो किसी को कैसे उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में खतरे के निशाने से ऊपर यमुना का जलस्तर, सीएम केजरीवाल ने लोगों से की ये बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सभी लोगों से नदी के किनारों की तरफ ना जाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यमुना के आसपास रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। सभी लोगों से सरकार और प्रशासन का सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई थी और उन्होंने ये कहा था कि सभी संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से अपील है कि वो नदी से दूर रहें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर हमला, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के मसले पर सियासत जारी। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर
केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्तवाद की वजह से आज़ादी के 75 सालों में पहली बार ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि केंद्र सरकार दूध, दही, आटा, चावल और टैक्स लगा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार कह रही है कि वो सरकारी स्कूल, अस्पताल नहीं बनवा सकते, बुजुर्गों को पेंशन और जल कल्याणकारी योजनाएं नहीं चला सकते। मीडिया से बातचीत में शनिवार को सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनता के टैक्स के पैसों से अपने दोस्तों की पहले तिजोरी भरी और अब कह रही है कि सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयां फ्री नहीं मिलेंगी। यही नहीं, दूध, दही जैसी बुनियादी चीज़ों पर टैक्स मांग रही है। सिसोदिया ने बताया कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि आज़ादी के इतिहास में पहली बार आम उपभोग की चीज़ों पर टैक्स क्यों लगाया गया और जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी सरकार क्यों बंद कर रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झटका देंगे नीतीश, सरकार के बाद सांसद भी छीनेंगे, एलजेपी के 3 MP जेडीयू में मारेंगे पलटी। जी दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार का गठबंधन बदलने के बाद भी राजनीतिक खेला खत्म नहीं हुआ है और अब जेडीयू का ऑपरेशन एनडीए शुरू हो गया है, जिसके तहत बीजेपी से सरकार छीनने के बाद एनडीए के सांसद छीनने की तैयारी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि एनडीए के 3 सांसद बीजेपी और आरजेडी का साथ छोड़कर जेडीयू महागठबंधन का साथ थाम सकते हैं और कहा जा रहा है कि 3 सांसदों में ज़्यादातर की राय है कि ये काम तत्काल कर लेना चाहिए, लेकिन एक सांसद का कहना है कि भादो महीने के बाद ठीक रहेगा और जिस दौरान बहुत सारे लोग शुभ काम टाल देते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा खुलासा। सीएम खट्टर हो सकते हैं परेशान और गिर सकती है हरियाणा में भाजपा की सरकार। जी दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर लगातार यूपी की सियासत में हलचल बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव से मुंह मोड़ने के बाद अब पीएम बनाने को लेकर राजभर का बयान सामने आया। साथ ही हरियाणा सरकार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। राजभर ने कहा कि देश के नेता दोमुहिया सांप की तरह हैं। राजभर ने ये कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है कि बिहार के बाद अब हरियाणा में सरकार गिरने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश सरकार में शामिल हो सकती है वाम दल, तेजस्वी यादव की सीताराम येचुरी और डी राजा से हो रही मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वाम दल सीधे तौर पर नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में शामिल हो सकते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआई माले के विधायकों को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। तीनों वाम दल अब महागठबंधन की सरकार में भी शामिल होने का मन बना रहे हैं और इससे पहले ये अपने घटक दलों के साथ मूलभूत नीतियों में विभेद को लेकर सरकार में शामिल नहीं होने की बात कर रहे थे। इन्होंने सिर्फ बाहर से सरकार के समर्थन करने की बात कही थी, परंतु अब वाम दलों के अंदर से ये बात सामने आ रही है कि इनकी सरकार में शामिल होने की पूरी संभावना है और इस बार ये पेशकश महागठबंधन के अन्य दलों ने भी इनसे की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी कांग्रेस, गहलोत पायलट की लोकप्रियता पर हुआ गोपनीय सर्वे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टीम ने गुप्त सर्वे किया है और राहुल गांधी की टीम पता लगा रही है कि सीएम गहलोत और सचिन पायलट में से ज़्यादा लोकप्रिय कौन है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से आम आदमी को लाभ मिला है या फिर नहीं, यदि मिला है तो कितना लाभ मिला है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस के सामने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना भी बड़ी चुनौती है। सरकार के कामकाज से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिलने से उनमें असंतोष है और ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना है। राजस्थान में सर्वे करने वाली टीम ने करीब 1 दर्जन सवालों पर फोकस किया है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि गहलोत और पायलट में ज़्यादा लोकप्रिय कौन है। हालांकि ये सर्वे पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने साल भर पहले ही सर्वे कराया था जिसमें गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड औसत रहा था और इसके बाद पार्टी ने जिला और राज्य स्तर पर सम्मेलन किए थे और 1 साल में ये दूसरी बार सर्वे हो रहा है। प्रदेश में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है और 1985 के बाद कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई, जबकि 1993 के बाद भाजपा की सरकार रिपीट नहीं हुई और कांग्रेस आला कमान चाहता है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। इसके लिए राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर ग्रुप सर्वे कराया गया है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने 75 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 75 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाली। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत एवं विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर एकत्र हुए और वहां से देशभक्ति गीतों की धुन पर नगर के ठाकुर धाम बस स्टैंड, मोहल्ला जोशियाना, होली चौराहा समेत कई इलाकों पर पदयात्रा